नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है पावर पैक बुलेटिन का। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर फटाफट अंदाज में, कोई खबर आपसे नहीं छूटेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना और राजनीति की 10 बड़ी खबरों से। और आज बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे अमेरिकी चुनाव से। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका में वोटिंग जारी है। अमेरिका की जनता मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौका देगी या फिर 2 बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन अमेरिका की जनता की पसंद बनने जा रहे हैं। यह फैसला हो जाएगा। 50% मतदाता पहले ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कर चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो कल सुबह 7:30 बजे तक जारी रहेगी। इस बार कोरोना वायरस के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने मेल इन बैलेट और पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 17 जिलों की 94 सीटों के लिए मतदान हुए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 52% से ज्यादा वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। इस चरण में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में आज 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बिहार के फारबिसगंज में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर जोरदार हमला किया और कहा कि बिहार में रंगदारी और परिवारवाद हार रहा है, विश्वास और विकास जीत रही है। वहीं सहरसा रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने जंगल राज को डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। और नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी है। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी, विकास फिर से जीत रहा है। 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए भी आज वोट डाले गए। इनमें सबकी निगाहें मध्य प्रदेश पर टिकी हैं। एमपी के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जहां अपनी सरकार बचाने के लिए बीजेपी का कांग्रेस के साथ मुकाबला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 7, गुजरात की 8, झारखंड और कर्नाटक की 2 सीटों के लिए भी उपचुनाव हुए। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार बाहुबल से निकलकर विकास बल की ओर बढ़ चला है। लोगों ने लालटेन युग को छोड़ एलईडी युग को अपनाया है। राज्य की मौजूदा सरकार ने लोगों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए हैं, जिसका फायदा लोगों तक पहुंचा है। नड्डा ने कहा कि बिहार में 15 साल पहले जो लूट राज था, उसे लॉ एंड राज के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बाहुबल से निकलकर विकास बल की ओर ले जाने का काम हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर 10 लाख युवाओं को नौकरी का वादा दोहराया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर हाल में 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, जिस पर सरकारी बजट का 80,000 करोड़ खर्च होगा। लेकिन अगर फिर भी पैसे कम पड़े तो मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों की सैलरी कटेगी। मौजूदा सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी रेट करीब 47% है और यही वजह है कि लोगों में नीतीश के खिलाफ भारी गुस्सा है। बिहार विधानसभा के बीच गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शाह का यह दौरा 2 दिनों का हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और शाह उसी के मद्देनजर राज्य में संगठन के ढांचे को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अंदर के बगावती सुर भी सुनाई दे रहे हैं। कई नेता राहुल सिन्हा की राष्ट्रीय सचिव पद से हटाए जाने और टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय और अनुपम हाजरा को उनको पद दिए जाने से नाराज भी हैं। आर्टिकल 370 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका शबीर नाम के वकील की तरफ से की गई है। याचिका में कहा गया है कि आर्टिकल 370 को हटाने से राज्य की जनता काफी परेशान है। केंद्र आर्टिकल 370 को हटाने के बाद बाकी कानूनी प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ा रहा है। हाल ही में जमीन की खरीद बिक्री के मामले में भी
केंद्र ने कानून में बदलाव किया है, इसलिए कोर्ट मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को दिए अपने आदेश में कहा था कि इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच ही करेगी। कोरोना के मोर्चे पर देशवासियों के लिए राहत की खबर है। बीते 24 घंटे में 38,310 नए केसेस सामने आए हैं, जो पिछले दिनों के मुकाबले 15% कम है। अच्छी बात यह है कि पिछले कई हफ्तों से रोजाना आने वाले नए केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 5.5 लाख से कम हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब करीब 92% हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दिवाली से पहले मुंबईकर्स के लिए गुड न्यूज आई है। मुंबई में 69 दिनों के बाद बीते 24 घंटे में सबसे कम केसेस आए हैं। आंकड़ा मात्र 693 का रहा। बीएमसी का दावा है कि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच मुंबई में कोरोना की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 1 महीने में कोरोना के एक्टिव केसेस में 29% में गिरावट आई है। कोरोना की ग्रोथ रेट, डबलिंग रेट, डेथ रेट भी कम हुआ है, मतलब सुधार हुआ है इसमें। और मुंबई में 1 अक्टूबर को कोरोना का डबलिंग रेट 66 दिन था, ये अब काफी सुधर कर 171 दिन हो गया है। राजनीति के बाद अब बात कर लेते हैं बाजार और कारोबार की। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी जारी रही। शुरुआत से ही बाजार में जोश बना रहा। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में खरीदारी ने बाजार का जोश बनाए रखा। सेंसेक्स 504 अंक चढ़कर 40,261 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक बढ़कर 11,813 के स्तर पर बंद हुआ। आज अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिकी चुनाव के नतीजों का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ेगा। जून सितंबर तिमाही में सन फार्मा का मुनाफा 70% बढ़कर 1,813 करोड़ रुपए रहा। यह अनुमान से बेहतर मुनाफा है। 1 साल पहले कंपनी को कुल 1,064 करोड़ रुपए का मुनाफा रहा था। दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू 5.29% बढ़कर 8,553 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने कहा कि सितंबर तिमाही में टैक्स के रूप में उसे फायदा हुआ है। कंपनी ने कहा कि कोरोना के चलते वो ग्राहकों, सप्लाई चेन, कर्मचारियों और लॉजिस्टिक्स पर पड़ने वाले असर पर नजर रख रही है। कंपनी के नतीजों के बाद इसके शेयर में तेजी देखने को मिली। सन फार्मा बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक है। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक के मुताबिक अब से नॉन बिजनेस आवर्स में और छुट्टियों के दिन कैश रिसाइकलर और कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए पैसे जमा करने पर चार्ज देना होगा। अब अगर आप छुट्टी वाले दिन या बैंक के समय के अलावा कैश रिसाइकलर और कैश डिपॉजिट मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो ग्राहकों से सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए चार्ज कर लिए जाएंगे। इसके अलावा कैश रिसाइकलिंग मशीन पर महीने में 10,000 रुपए से अधिक की नकदी जमा करने पर भी ये चार्ज वसूला जाएगा। कुछ सरकारी बैंकों की ओर से सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने की खबरों को लेकर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जनधन खातों समेत बेसिक खातों पर कोई सर्विस चार्ज नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक ये खाते गरीबों और बैंकिंग सुविधाओं से दूर तबके द्वारा खोले गए हैं, इसलिए इनके लिए आरबीआई ने फ्री सर्विस तय कर रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आरबीआई के दिशा निर्देश के मुताबिक सभी बैंकों को अपनी सर्विसेज के लिए लागत के आधार पर चार्ज लगाने की अनुमति है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने सूचित किया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए उनका निकट भविष्य में बैंक चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। भारत के रिटेल किंग किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप और दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की लड़ाई अब अदालत पहुंच गई है। फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल की है। इस याचिका में फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है कि अगर अमेजॉन एप्लीकेशन फॉर इन्फोर्समेंट दाखिल करता है तो कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों की बात भी सुनी जाए। एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर ग्रुप ने एहतियातन ये कदम उठाया है। खबर है कि सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत के फैसले को लागू कराने के लिए अमेजॉन दिल्ली हाई कोर्ट जा सकती है। सरकार ने एमएसएमई के लिए शुरू की गई इमरजेंसी लोन सुविधा गारंटी योजना को 1 महीने और बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है। योजना के तहत अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा मई में की थी। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास के तहत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत करीब 21 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। योजना के तहत एमएसएमई को गारंटी मुक्त लोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ECLGC की शुरुआत की गई थी। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने दुनिया भर की सरकारों से इकोनॉमी में रिकवरी के लिए और राहत पैकेज देने की सलाह दी है। गीता गोपीनाथ ने कहा कि पहली बार 60% ग्लोबल इकोनॉमी की सेंट्रल बैंकों की ब्याज दरें 1% से भी नीचे आ गई। उन्होंने दुनिया भर की फिस्कल अथॉरिटी से कैश
ट्रांसफर कर डिमांड को बढ़ाने की सलाह दी है, क्योंकि इससे खपत में ग्रोथ देखने को मिलेगी। गोपीनाथ ने कहा कि मेडिकल सुविधाओं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण सुरक्षा में बड़े स्तर पर निवेश की जरूरत है। इससे नए रोजगार के अवसर बनेंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सिंगापुर ने 1000 सिंगापुरी डॉलर को आगे से नहीं छापने का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2021 से सिंगापुर के सबसे बड़े नोट की प्रिंटिंग बंद हो जाएगी। सिंगापुर की सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाया है। 1000 सिंगापुरी डॉलर का वैल्यू अभी 54,501 रुपए के बराबर है। वहां के सेंट्रल बैंक ने कहा कि 1000 सिंगापुरी डॉलर के जो नोट पहले से बाजार में आ चुके हैं वो चलते रहेंगे और उनका उपयोग भुगतान में किया जा सकता है। भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स ने नए अवतार में वापसी की है। माइक्रोमैक्स ने आज अपनी इन सीरीज यानी कि IN सीरीज लॉन्च की है। इन सीरीज के तहत माइक्रोमैक्स IN या इन नोट 1 और माइक्रोमैक्स इन 1B को लॉन्च किया गया है। दोनों ही फोन भारत में बनाए जाएंगे और दोनों ही फोन में मीडियाटेक हीलियो प्रोसेसर दिया गया है। इन नोट 1 में 48 MP AI क्वाड कैमरा मीडियाटेक हेलियो G85 गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है। इसकी कीमत 10,999 है। इन 1B के लिए आपको 6,999 रुपये चुकाने पड़ेंगे और दोनों फोन माइक्रोमैक्स की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर 24 नवंबर से उपलब्ध होंगे। मर्सिडीज ने अपनी मर्सिडीज AMG GLC 43 कूपे को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 76,70,000 रुपये। ये मेड इन इंडिया कार है, यानी कंपनी ने इसे भारत में बनाया है। देश की ये पहली मेड इन इंडिया AMG व्हीकल होगी। इस कूपे SUV को कंपनी अपने पुणे के चाकन प्लांट से रोल आउट करेगी। कार के केबिन में 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले है। कार में 7 एयरबैग्स दिए गए हैं। इस SUV के साथ 3.0 लीटर का V6 बाई टर्बो इंजन दिया गया है, जो 4.9 सेकेंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे 4 से 6 नवंबर के बीच नेपाल दौरे पर जाएंगे। नेपाल जाने से पहले उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। आपको बता दें कि नेपाल दौरे पर आर्मी चीफ नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और आर्मी चीफ जनरल पूरनचंद थापा से मुलाकात करेंगे। साथ ही नेपाली सेना के आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट ऑफिसर्स को भी वो संबोधित करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे यकीन है कि ये यात्रा दोनों देशों और सेनाओं के बीच रिश्ते और मजबूत करेगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि आखिर AG पेरारीवलन की दया याचिका राज्यपाल के पास 2 साल से क्यों पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि दोषी की याचिका 2 साल से लंबित है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि हमें बताएं कि कानून और मामले क्या हैं जो हमें ऐसा करने की मंजूरी दे सकते हैं। हवाला कारोबारी नरेश जैन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी को देश के सबसे बड़े हवाला ऑपरेटर की जांच में अहम सबूत मिले हैं। ईडी ने जांच करते हुए 565 करोड़ रुपए की अवैध रकम के लेन देन के सबूतों की पहचान की है। ईडी के मुताबिक जैन ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची। उसके अपने कर्मचारियों को 450 इंडियन शेल कंपनियों और 104 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में शामिल किया। इसके जरिए वो और उसके साथी इंटरनेशनल हवाला कारोबार को अंजाम देते थे। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में, आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI लगातार 400 के बेहद करीब बना हुआ है। दिल्ली की लगातार बिगड़ती आबो हवा के पीछे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की घटना को बताया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार पंजाब में ही पराली जलाने की घटनाओं में 49% का उछाल आया है। दिल्ली के आसपास स्मॉग की चादर को साफ साफ देखा जा सकता है। कोरोना और प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। बीती रात राजधानी में पारा 11 डिग्री से भी नीचे चला गया, जो कि बीते 2 साल में नवंबर में दर्ज किया गया सबसे कम है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है। इसके कारण दिल्ली में तापमान खासकर रात में गिर गया है। मौसम विभाग ने अंदेशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में पारा और नीचे जाएगा। खासकर रात में 10 डिग्री से भी नीचे पारा लुढ़क सकता है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने ड्रग्स केस में फंसने के बाद टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान से इस्तीफा दे दिया है और
दीपिका पादुकोण और दूसरे एक्टर्स के साथ उनका जुड़ाव क्वॉन की कर्मचारी के तौर पर ही था। बता दें कि एनसीबी से समन मिलने के बाद से करिश्मा लापता हैं। पिछले मंगलवार एनसीबी की रेड में करिश्मा के घर पर 1.8 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद हुई थी। अभिषेक बच्चन ने दिनेश विजान की अपकमिंग फिल्म साइन की है। फिल्म में अभिषेक और यामी गौतम लीड रोल निभाएंगे। इस पॉलिटिकल ड्रामा 10वीं में अभिषेक एक करप्ट पॉलिटिशियन के किरदार में दिखेंगे। फिल्म में अभिषेक एक भ्रष्ट अनपढ़ मुख्यमंत्री का किरदार निभाएंगे जो पहले जेल जाता है। जेल के अंदर होने वाले श्रम कार्य से बचने के लिए 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी शुरू करता है। यामी गौतम एक जेलर की भूमिका निभा रही हैं। अक्षय कुमार बैक टू बैक शूटिंग में व्यस्त हैं और एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग खत्म कर रहे हैं। बेल बॉटम और पृथ्वीराज के बाद अक्षय ने अगली फिल्म बच्चन पांडे की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी से जैसलमेर में अक्षय कुमार और कृति सेन फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे जो कि मार्च तक चलेगी। ये 60 दिन का मैराथन शेड्यूल होगा। फिल्म में अक्षय बच्चन पांडे नाम के गैंगस्टर की भूमिका में हैं जो कृति जो है इस फिल्म में कृति पत्रकार बनी है। कोरोना की वजह से अजय देवगन स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की शूटिंग रोकनी पड़ी थी। अब 8 महीने बाद फिर से फिल्म की कास्ट और क्रू शूटिंग करने की तैयारी में है। अजय देवगन, संजय दत्त, शरद केलकर और अम्मी विर्क के साथ 12 दिन के शेड्यूल की शूटिंग करेंगे। ये शूट दिवाली के बाद शुरू होगा। शाहरुख खान ने कल अपना 55वां जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर उनका जन्मदिन ट्रेंड करता रहा तो दूसरी तरफ उनके फैंस ने उनके बर्थडे पर 5555 पीपीई किट्स और सैनिटाइजर डोनेट किए। शाहरुख ने भी अपने फैंस के लिए एक स्पेशल वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। शाहरुख ने समंदर किनारे रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में कहा कि आप सबकी दुआओं का धन्यवाद और आपने अच्छा काम किया। आईपीएल 13 में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही दिल्ली पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब 5 नवंबर को क्वालिफायर 1 में उसका मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में सफल रही। इस पर कोहली ने कहा कि टीम ने क्वालिफाई करने के लिए पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली। मैच के बाद कोहली ने कहा कि मैच हमारे हाथ से जा रहा था लेकिन मध्य के ओवरों में हमने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। वहीं दिल्ली की ओर से शिखर धवन ने 41 गेंद में 54 रन बनाए और चौथी बार एक सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। यही नहीं, टूर्नामेंट में पहली बार 45 से ज्यादा के औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। इस सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 47.72 की औसत से 525 रन बनाए हैं। शिखर ने पहली बार टूर्नामेंट में 2 शतक भी लगाए, साथ ही 3 अर्धशतक उनके नाम हैं। उससे पहले उन्होंने 2019 में 521, 2016 में 501 और 2012 में 569 रन बनाए। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया है। वॉटसन आईपीएल में 3 टीमों चेन्नई, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने राजस्थान और बेंगलुरु की कप्तानी भी की है। संन्यास की पुष्टि चेन्नई सुपर किंग्स ने कर दी है। बता दें कि वॉटसन ने लीग में अपना आखिरी मैच 29 अक्टूबर को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला था। मैच में उन्होंने 19 बॉल पर 14 रन बनाए। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाकी देशों के T20 लीग में खेलकर खिलाड़ियों को पैसे कमाने का अधिकार है, हम उन्हें नहीं रोक सकते। पॉलिसी के मुताबिक खिलाड़ी लीग में खेल सकते हैं, उन्हें लीग में खेलने के लिए परमिशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लीग में खेलने वाले खिलाड़ियों पर हमारी नजर जरूर रहेगी।